हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजेता सीरीज में। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से करते भी आ रहे हैं, है ना, पर अपन को पता नहीं है। जब अपन 10th क्लास में है तो अपन ने पहली बार देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, और 12th क्लास में इसका और ज्यादा फर्दर चीजें अपन देखने वाले हैं। चलिए, आज अपना लास्ट लेक्चर है क्योंकि सारे चैप्टर्स अपने खत्म हो रहे हैं, उसके बाद बस अब मैराथन्स बचे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे डेट्स को लेकर बता रहे थे, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। चलिए चालू करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूं, मेरा मेन फोकस रहेगा बाइस थ्योरम पे, ठीक है, और दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट जो होते हैं उनकी। ये दो बातें मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस जो कंसेप्ट है, इस से सबसे ज्यादा सवाल जो है वो बनता है, ठीक है। चालू करते हैं आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो PYQs है, जो आपके सैंपल पेपर में आए हुए हैं उसके टाइप के सवाल, ठीक है। और बात करें तो और भी जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे लेकर आया हूं। तैयार हो जाइए। और एक और चीज आप लोगों के लिए, आप लोगों का दिल से शुक्रिया यार, मोटिवेट हो जाते हैं जब टीचर को तुम इतना अप्रिशिएट करते हो, ठीक है। मजा आता है, ठीक है, पढ़ाने में। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वैसे तो अच्छा ही होता है सारे टीचर्स का, पर एक वो होता है ना, चार चांद लग जाते हैं, वो चीज हो जाती है। चालू करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला सवाल यहां पे आपको क्या गिवन है बच्चों, ये बोला है A और B दो इवेंट्स हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अपन ने इवेंट्स की बात करी थी। सच दैट PA प्लस PB, लिख लेते हैं P ऑफ A प्लस P ऑफ B। भाई ये आपको दे रखा है, माइनस माइनस P ऑफ A एंड B का मतलब इंटरसेक्शन है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और का मतलब यूनियन होता है। इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, PA इज इक्वल टू कितना दे दिया आपको, P। भाई इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास रिलेशन आ गया कि P ऑफ B इज इक्वल टू कितना आ गया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसने ये भी बोला गया कि भाई आप मुझे इनकी इंफॉर्मेशन दे दें कि क्या होगा। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए क्या चीज बोल रहे हैं। इसका मतलब है B के होने के चांसेस जब A पहले से हो चुका है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। भाई इसको लिख देंगे B इंटरसेक्शन A अपॉन में नीचे कौन है, P ऑफ A, है ना, ये बन गया। अब बच्चों आप यहां से देखें, ऊपर तो सब में इंटरसेक्शन ही आएगा, है ना, पर अगर जिसमें नीचे P ऑफ B आ गया, है ना, भाई यहां से आप इसको नीचे लाएंगे तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। इसका मतलब मुझे यह पता चल गया किसका फॉर्मूला बन गया, A अपॉन B। A का जब B पहले से हो चुका है, और इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के, यानी इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, इसका आंसर, एक सेकेंड, हाँ भाई ये आंसर आ जाएगा आपका B। क्या ये बात आपको समझ में? एक नंबर में ये सवाल बिल्कुल बन सकता है, आपके NCERT एग्जाम्पलर का ये सवाल है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से करना भी चाहिए, और होता तो यूनियन लगाते और फिर फॉर्मूला अपन यूज करते। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। देखें भाई, अब आपको क्या बोल रखा है, यूनियन का वैल्यू बताना है। चलिए अब यहां से फोकस कीजिए, इंटरसेक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। और ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया 0.6 के। भाई P ऑफ A आपको पता है 0.4 रख दीजिए, तो यहां से P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.4, एंड दिस इज नथिंग बट 0.24। अरे ये समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ भाई क्लियर है। अब मुझे ये बताओ भाई, A पता है, B पता है, इंटरसेक्शन पता है, क्या यूनियन निकाल सकते हो? निकाल लो जल्दी से, किस बात की देरी है, लगा दो आज आग। किसके अंदर, कॉपी पेन में नहीं किस में लगाओगे, हाँ क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना, वो होता है ना, आग लगा दी। चलिए P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस कितना हो गया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अरे ये समझ पा रहे हो? अब देखें भाई, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.4 प्लस 0.8 माइनस 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 कितना आ जाएगा, एक सेकेंड रुकना, ये सही चल रहा है, ये सही है, हाँ, माइनस कितना आ गया 0.24। भाई ये कितना हो गया, ये हो गया 1.2 माइनस 0.24, एंड दिस इज नथिंग बट, इसको 20 लिखोगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 96। भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.96, विच इज ऑप्शन डी। क्लियर है क्या? हाँ भाई तैयार हो अगले सवाल के लिए? हो जाओ तैयार, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रूव करना है ये। अब बच्चों इसमें 4 टाइप के सवाल हैं जो बन सकते हैं, ठीक है। आपको A और B दे रखा है तो बोलेगा A डैश और B बता दो इंडिपेंडेंट है, या फिर A और B डैश
या फिर ए डैश और बी डैश, ये तीन सवाल बन सकते हैं। इन तीनों को अपन ने वन शॉट में प्रूव भी किया था, उसका एक टाइप में यहां पे भी लेके आ गया। ध्यान से सुनना, आपको क्या बोला गया, ए और बी इंडिपेंडेंट है, कंडीशन बताओ। ए और बी इंडिपेंडेंट की कंडीशन तो सीधी सीधी एक ही होती है कि भाई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, पी ऑफ ए इंटू कितना हो जाता है, पी ऑफ बी। अरे ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है या नहीं होती? और अगर ये होती है, अपन को क्या प्रूव करना है कि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है। और अगर प्रूव करना है तो लिख लीजिए टू प्रूव, टू प्रूव, है ना भाई। प्रूव क्या करना है कि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है, कि ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट। भाई ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या भाई? अगर ए और बी होता तो ये बनता, पर ए की जगह ए डैश है तो फिर क्या बनेगा, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई पी ऑफ बी बनेगा। अब ये चीज मुझे प्रूव करनी है। देखना भाई, मैं लेकर आया एलएचएस। क्या लेकर आया, एलएचएस। भाई एलएचएस में क्या बोल रखा है, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे आपके पास ये ए है और ये बी है, सुनना है ना, ये ए है और ये बी है। बच्चों ए डैश इंटरसेक्शन बी में सिर्फ क्या ये वाला रीजन आएगा क्या, है ना? ए डैश मतलब ए नहीं आना चाहिए, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, तो कॉमन पार्ट ये आ जाएगा। और ये होता क्या है, अपन ने देखा था, ये क्या होता है भाई, पी ऑफ बी में से आप क्या माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, है ना? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है क्या? इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोला। क्या फर्स्ट इक्वेशन से आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, P ऑफ B माइनस P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B। भाई P भी कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आ गया, 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए को आजकल मैं P ऑफ A डैश B बोल सकता हूं, तो इनटू कितना आ गया, P ऑफ B। क्या ये समझ में आया सबको? हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ लिख लीजिए। इसमें एक और मुश्किल जो होता है ना, वो भी मैं करवा देता हूं, है ना, ताकि तुम्हें और ज्यादा कहीं से देखना नहीं पड़े, किसी बुक को रेफर नहीं करना पड़े। भाई ये वाला मुश्किल होता है इसमें, ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, ये वाला, है ना, ये एकदम से समझ में नहीं आता है। देखना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो भाई प्रूव क्या करना होगा, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई पी ऑफ बी डैश। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब भाई यहां पे देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता क्या है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को लिख सकते हैं क्या, पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है ना। और अगर ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि बच्चों पी ऑफ ए डैश क्या होता है, 1 माइनस पी है। अब बच्चों यहां पे अगर आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा दें ए यूनियन बी का, ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे ये समझ पा रहे हो बच्चों, यहां पे 1 माइनस पी ऑफ ए बन गया, माइनस पी ऑफ बी बन गया, प्लस कितना बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो लिख लीजिए, ये बन जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। भाई एक काम कीजिए ना, इसमें से 1 कॉमन निकाल लीजिए, यहां आ जाएगा 1 माइनस पी ए, और इसमें से माइनस पी भी कॉमन निकाला तो यहां भी कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी ए। तो भाई कॉमन निकल गया 1 माइनस पी ए, अंदर कितना बच गया, 1 माइनस पी बी। और जैसे ये बचा, आप देख पा रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई पी ऑफ बी डैश। ये प्रूव हो गया। ये सबसे मुश्किल जो बन सकता है, चारों में से अलग टाइप का है, पर आप इसको इजीली कर सकते हैं। लिख लीजिए भाई जल्दी से, जोश कम नहीं होना चाहिए। लास्ट चैप्टर है तो क्या हुआ, ठीक है, अभी मैराथन बाकी है ना। मैराथन के लिए पूरा तैयारी करके आना। मैं भी अपनी पूरी तैयारी बिल्कुल जी जान लगा देंगे, और जी जान यही नहीं लगाएंगे, पेपर में लगाएंगे, क्योंकि इस बार मेरा मकसद है हर एक बच्चा जो भी मेहनत कर रहा है, मतलब मचा के आ जाए यार वहां पे, ठीक है। तो भाई क्या जोश है तुम में इतना, हाँ, या फिर ऐसा सर देख लेंगे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये बोलता है भाई एक बैग है, बैग बना लो, है ना। ये बैग आपने बना लिया, इसके अंदर 3 रेड और 5 ब्लैक है। भाई 3 लाल और 5 काली बॉल, 5 काली बॉल को आपने ले लिया। अनादर बैग इसमें, अच्छा ओके, दूसरा बैग भी ले रहा है जिसमें 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बैग टू अनादर, ठीक है,
and a ball is drawn from the second bag, probability that it was a red. ओके, देखना भाई, देखना ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझो। आपके पास दो बैग हैं, क्या है, दो बैग, ये पहला बैग और ये दूसरा बैग। अब ये बोल रहा है इसमें कुछ बॉल्स है, इसमें भी कुछ बॉल है, रंग बिरंगी बॉल। इसने एक और बात बोल दी, भाई एक बॉल उठा के आप इसमें से इसमें डाल रहे हो, आपको नहीं पता कौन सी, कुछ भी हो सकती है, और जो बॉल डाल रहे हो आपको नहीं पता। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें से बॉल निकाल रहे हो। अब जब इसमें से बॉल निकाल रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो क्या होनी चाहिए, रेड। अब ध्यान से सुनना, मैं कैसे सोच रहा हूं, देखो बिल्कुल देसी अंदाज। क्या बोला भाई, जो बॉल डाली है या तो वो रेड होगी, है ना, या फिर वो कौन सी होगी, ब्लैक। चलिए पहला केस ले लिया, केस वन। बॉल इज रेड। जो बॉल आपने इसमें से इसमें डाली है, बॉल क्या है, रेड। अगर बॉल रेड है तो भाई अब इसकी सिचुएशन क्या हो गई कि 7 रेड और 4 ब्लैक, प्लस केस टू क्या हो गया कि भाई बॉल क्या हो गई आपके पास, बॉल इज ब्लैक। अब अगर बॉल ब्लैक है ना भाई, यहां पे आपने 6 रेड और 5 क्या हो गई, ब्लैक बॉल्स। अब मुझे ये बताओ, आप आधी कंडीशन पे आ चुके हो कि भाई बॉल या तो रेड होगी या फिर और है तो बीच में प्लस लगेगा, बॉल ब्लैक होगी। अब बॉल रेड आ गई, अब इसमें से बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो भाई क्या होगी, 7/11 प्लस, अब इसमें से रेड आने की कितनी है बताएं भाई। एक सेकेंड, एक गलती जो अपन ने की, सुनना मेरी बात, ठीक है, सुनना। इसमें एक गलती जो अपन ने अभी तक की है कि भाई बॉल रेड आई है, ठीक है, या फिर बॉल क्या आएगी आपके पास, ब्लैक। अब बॉल रेड आ गई, इसमें से बॉल रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो आप क्या बोलोगे, सर यहां से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8, और इसमें से ब्लैक आने की कितनी है, 5/8, ठीक है। यही तो कंडीशन होगी, है ना भाई, इसमें से बॉल निकाली है, वो रेड हो जाए उसकी 3/8 है, और बॉल ब्लैक आ जाए वो 5/8 है। अब चालू करो, अब इसमें से रेड आने की कितनी है, इसमें से रेड आने की है 7/11, और इसमें से कितनी है, इसमें से है 6/11। तो भाई केस क्या बना था कि भाई प्रोबेबिलिटी, है ना, सुनना, बॉल इज रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग इनटू प्रोबेबिलिटी। अब बॉल जब रेड आ गई थी तो फिर उसमें से फिर से रेड आने की, रेड फ्रॉम सेकेंड बैग, गिवन दैट रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग। ये समझ में आया क्या लिखा, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, पहले तो इसमें से रेड आने की, और फिर रेड आने के बाद ये सिचुएशन बन गई, फिर इसमें से दोबारा से रेड आने की, ठीक है, ये दिस अपॉन दिस, ए अपॉन बी, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी। अब ऐसे लिख लेते हैं सीधे, सेकेंड जो फर्स्ट बैग है उसमें से ब्लैक आ जाए, मल्टीप्लाई सेकेंड बैग में से रेड आ जाए, गिवन दैट पहले में से क्या आ गई, ब्लैक, ठीक है। अब देखना भाई, इसमें से रेड आने की कितनी थी, 3/8, वैल्यूज रख दो, ये आ गई 3/8 इंटू इसमें से अब रेड आने की कितनी है, 7/11, प्लस इसमें से ब्लैक आने की 5/8, और इसमें से रेड आने की 6/11। देख लो, क्या ये बात सबको समझ में आई? कोई फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा, मैंने सीधे सीधे आपको पूरी हिस्ट्री खोल के रख दी। या नहीं समझ में आ रहा तो एक बार खुद सोचो, इसमें से रेड उठाओगे, है ना, तो इसमें कितनी बॉलें बच जाएगी, फिर उसमें से रेड आएगी, या फिर इसमें से ब्लैक लोगे, है ना, दिस और दिस एंड दिस, ये चीज करिए बच्चों, ये तो सॉल्व हो जाएगा। नीचे कितना आ गया, नीचे अगर आप देखोगे तो 88 और ऊपर 21 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 51/88। ये आपका आंसर लिख लीजिए, ऑप्शंस तो है नहीं, इसका फाइनल आंसर ये। 4 नंबर में ये सवाल आए तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल ये रहा, E and F are two events such that P of E पता है, लिख लेते हैं, P of E is equals to 1/4, P of F is equals to 1/2, P of E intersection F is equals to 1/8। आपको क्या निकालना है, सबसे पहली चीज, और का मतलब क्या, यूनियन होता है क्या, और अगर ये यूनियन होता है, फॉर्मूला बना दो भाई। फॉर्मूला क्या बनेगा, P of E प्लस P of F माइनस P of E इंटरसेक्शन F। भाई वैल्यूज रख दीजिए, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम ले लिया भाई 8, तो ये आ जाएगा 2 + 4 - 1 विच इज इक्वल टू 5/8। सेकेंड क्या बोला है, सेकेंड बोला है नॉट
नॉट ई का मतलब ई डैश एंड एफ डैश। कैसे सोचोगे? डी मॉर्गन्स लॉ, ये लगेगा ई यूनियन एफ का होल बार विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ। भाई ये अभी निकाला है, ये आ गया 1 माइनस 5/8 एंड दिस इज इक्वल टू 3/8। इस तरीके से ये सवाल आएगा, कर पाओगे? चले आगे, आगे चलें। अब इस टाइप का एक और सवाल आपके लिए, ये बोलता है भाई ये बता दो और ये बता दो भाई यूनियन, पर इसमें अपन को क्या चाहिए होता है? इंटरसेक्शन। तो पहले मैंने क्या कर दिया, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दिया। ये क्या हो जाएगा? पीई प्लस पी एफ माइनस दिस, ये आ जाएगा 4/11। अब भाई अगर ये 4/11 आ गया तो देखें आपको क्या निकालना है, ई जब एफ पहले से पता हो, ये हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, और इसका वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे 4/11 अपॉन पी ऑफ एफ। एफ कितना है? 5/11। ये आंसर कितना आ जाएगा? 4/5। सिमिलरली सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या बोला है? एफ अपॉन ई। तो अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर इतना क्यों निकाल रहे हो, उसका उल्टा कर दो। हाँ, उसमें कुछ गलती है क्या? अरे गलती, पूरी गलती है ना, मतलब ही सब चेंज हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ई के होने के चांसेस जब एफ पहले से हो चुका है, और इसका मतलब एफ के होने के जब ई पहले हो चुका है, तो भाई अलग चीजें है ना। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी, है ना। भाई अब कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख पाते हैं। वैल्यूज रखिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल ये रहा। अब देखो इसने ई बार अपॉन एफ बार दे दिया। चलिए अब इसको पहले सोचते हैं क्या बोला है, तो ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा। जब ई बार अपॉन एफ बार है तो इसको लिख लिया इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन पी ऑफ एफ बार। क्या ये बात समझ में आई सबको? और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 4/13। ये आ गया 4/13। बच्चों यहां पे अगर आपको f पता है तो p ऑफ f बार क्या आपके पास 1 माइनस 9/13 विच इज इक्वल टू 4/13 आ जाएगा। और अगर ये आ जाएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा p ऑफ e यूनियन f का होल बार इज इक्वल टू 4/13 का होल स्क्वायर। भाई ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस p ऑफ E यूनियन F एंड दिस इज इक्वल टू 16/169। अरे ये समझ पा रहे हो? यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? E यूनियन F। पर मेरा मकसद है क्या निकालना? मेरा मकसद है इंटरसेक्शन निकालना। ये तो अभी निकाल लीजिए 1 माइनस 16/169 एंड विच इज इक्वल टू नीचे 169 और ऊपर 153। अब भाई आपको क्या निकालना था? पहली चीज ध्यान से देखना, P ऑफ E बार अपॉन F, ये फॉर्मूला बनेगा P ऑफ E बार इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। देखो PF आपको पता है, ये निकालना है मुझे क्या निकालना है? ये। अब ये कैसे निकाले भाई? इसको देखो तो सही क्या बोला गया। अगर मेरे पास दो इवेंट्स हो रहे हैं, ये E है ये F है, तो E बार इंटरसेक्शन F ये वाला हो जाएगा। और ये निकालेंगे कैसे? ये निकाल सकते हैं आप P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F से अपॉन P ऑफ F। समझ पा रहे है ना भाई? PF में से क्या माइनस कर दिया? PE इंटरसेक्शन F। ये तो बन गया आपके पास, यहां से यूनियन आ चुका है, इंटरसेक्शन निकाल लोगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, इंटरसेक्शन जैसे ही आएगा यहां पे रख देना, ये आपको पता ही है, रखा, आंसर आ गया। ये वाला भी आपसे हो जाएगा। क्या इसको कर लोगे क्या? बताओ, हो जाएगा ये? चले आगे, आगे चले। ठीक है, इसके आंसर्स मैं बता दूं क्या आपको? इसके आंसर्स, एक सेकेंड रुकना, इसके मैं आपको आंसर्स बता देता हूं, है ना। हाँ, एक सेकेंड बस। ये रहा इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन है? मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। ये तो नहीं है, हाँ ये रहा। चलिए, ये 6/11 नहीं, ये वाला भी नहीं, इसके ऊपर वाला होगा। चलो इसको मैं लास्ट में देख लूँगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। ठीक है, पर आप लोग कर लेंगे। 7/13 है क्या? हाँ ये रहा, ये रहा भाई। पहले वाले का आंसर आ रहा है 5/9, है ना। पहले वाले का तो कितना आ गया? 5/9। इसका 5/9 और इसके सेकंड वाले का आंसर, 1/4। सेकंड वाले का आंसर कितना आ जाएगा? 1/4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेना आप,
इससे देख लेना, आपका आंसर बन जाएगा। चले आगे। चलिए बता देना फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कि यही आ रहा है या फिर अलग आ रहा है। अब मैं सॉल्व करूं तो बोलो, है ना। करूं क्या, कर लेते हैं जब यहां पहुंच ही गए तो, है ना। P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये कितना आ जाएगा, PE प्लस PF विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 13 माइनस 153 अपॉन 169। तो भाई 16 इंटू 13 कितना हो जाएगा, बता सकते हो। 16 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 16 48 16 208, है ना। 208 हो गया, और इसमें से 153 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 55। तो 55 अपॉन 169 ऐसा आ गया। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 55 अपॉन 169 अपॉन पीएफ कितना है 9/13। ठीक है, ये इससे 13 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 55, गलत आंसर दे रखा था उसका, है ना। 117 कितना आ गया 117। ठीक है, अब तो माइनस करना, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या। अब हो सकता है उसने गलत दे दिया हो, इसलिए मैंने कर दिया, है ना। कई बार ये होता है, बुक वाले आपको गलत आंसर दे देते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं ये अपन ने सही लिखा है, बिल्कुल सही है, और ये भी क्लियर है। चलें आगे। तो आप कर लोगे ये, इसको सॉल्व कर लेना, और ये तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा क्योंकि ये निकल गया। तो दिस अपॉन पीएफ करोगे वो आंसर भी आपका आ जाएगा। चलते हैं आगे। ये रहा ई और एफ आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मतलब समझ लो आपको क्या गिवन है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी इंटू पी एफ, ये गिवन है ना भाई, ये आपको गिवन है। अब यहां पे आपको पी एफ पता है और पीई यूनियन पता है, आपको पीई बताना है। मुझे नहीं पता इसका वैल्यू क्या है, मैंने इसको पी मान लिया। ठीक है, अब बच्चों यहां से यूनियन बना सकते हो क्या, भाई इसको लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला बन जाएगा पीई प्लस पी एफ माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। क्या ये समझ पा रहे हैं सब लोग। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, ये आ गया पी प्लस 0.35 माइनस यूनियन का वैल्यू है 0.85 एंड दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ विच इज 0.35 इंटू पी। तो भाई एक काम करो, इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा 0.65 इंटू पी, है ना भाई, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये इससे सॉल्व होके उधर जाएगा तो 0.50 तो पी का वैल्यू आ गया 50/65, और 5 से कैंसिल किया तो 10/13, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इस टाइप का सवाल। चलें आगे। आगे ये रहा, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रंस, बहुत ही बढ़िया। प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट बोथ आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज बॉय। ध्यान से सुनना, 2 बच्चे, कितने बच्चे हैं 2। अगर 2 बच्चे हैं तो क्या क्या केस हो सकते हैं, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और बॉय बॉय, ये 4 केस। ठीक है, ये 4 केस आपके पास हो सकते हैं। अब ये बोलता है एक कपल के पास 2 बच्चे हैं, ये 4 केस अपन ने बना दिया, आप उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो कि दोनों क्या होने चाहिए, बॉयज। जब आपको ये पता हो कि वन ऑफ देम इज बॉय, मत तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी 2 बॉयज गिवन दैट वन ऑफ देम इज बॉय। अब दिमाग खुद ही लगाओ, तो अगर कम से कम एक बॉय है, पहले ही आपको पता है, तो अब केस ये और ये बच गया। अब इसमें से दोनों बॉय होने की चांसेस बता सकते हो क्या, समझ में आया। सेकंड, द ओल्डर चिल्ड्रन इज बॉय। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। अब ओल्डर अगर मैं बात करूं, बड़ा वाला बच्चा वो बॉय है, तो भाई देखो ये छोटा मान लो, ये बड़ा मान लो, है ना। अब बड़ा वाला बॉय होना चाहिए, गिवन दैट बोथ, क्या निकालना है, दोनों बॉय होने की, जब ओल्डर क्या है बॉय, तो भाई ये दो केसेस हैं। अब इसमें से दोनों बॉय होने का, अरे 1/2, अरे ये तो उलझा रहा है, सिर्फ नहीं समझे क्या। तो केसेस बना के पूरा तिया पांचा खोल दो। चलते हैं आगे चलते हैं। अगला ये रहा, वैल्यू ऑफ पी बता दीजिए जब ये कंडीशन आपको पता है, और ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट। देखो जैसे इंडिपेंडेंट सुनो ना, सीधे लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू कितना आ जाएगा, पी बी। अरे आ जाएगा क्या, अब भाई वैल्यू देखो,
पी ए पता है, पी बी पता है। अब यहां पे इसके लिए लिख लेना पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आएगा इज इक्वल्स टू पी ए विच इज 0.4 इंटू पी। ठीक है भाई, पी ए का वैल्यू आ गया 0.4 प्लस पी माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 0.4 पी। इसको इधर लिया है तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू पी इज इक्वल्स टू 0.2। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। चलें आगे, आगे चलते हैं। ये रहा बेहतरीन सवाल, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आपको सबसे पहले ये बताना है। तो ये किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी के। पी ए इंटू पी बी करोगे भाई ये तो कितना आ जाएगा 0.12। अगला ए यूनियन भी बताना है तो ये कितना हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया 0.7 माइनस 0.12 विच इज 0.5 टाइम्स ऑफ 8। चलें आगे, ये बताना है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। भाई ये आपने निकाल ही लिया, ये आ जाएगा 0.12 अपॉन पी बी विच इज इक्वल टू 0.40। 12/40, 4 से काटा 3/10 कर लोगे। अब ये वाला तुम्हें करना है, ये वाला मुझे आंसर बताना, इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है 12/30 तो 3 से काटा 4, 6 से काट लो 2/5। ठीक है तो ये इजी सवाल होते हैं इसके, मैंने पहले भी बोला था है ना। अब देखो, तुम बोलोगे रौनक सर ने जब पहला चैप्टर पढ़ाया इंटीग्रेशन बोला आसान है, दूसरा पढ़ाया बोला ये तो बहुत ही आसान है, तीसरा पढ़ाया डिफरेंशियल इक्वेशन बोला अरे ये तो स्कोरिंग है, इसमें तो कहीं गलती हो ही नहीं सकती, तो बहुत आसान है। चौथा पढ़ाया वेक्टर, वो बोला अरे ये तो बहुत ही इजी है, इसका नेक्स्ट थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ाया 3D, उसमें बोला अरे ये तो फॉर्म्स पता होनी चाहिए, बस बेसिक नॉलेज सही होगी सही हो जाएगा। और छठा चैप्टर जब पढ़ा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ये भी आसान है। इसका मतलब सर आपने तो घुमा फिरा के बोल दिया पूरी मैथ्स ही आसान है, बिल्कुल सही है। अगर दिल से करोगे है ना तो मैथ्स आसान ही लगेगी, पर उसके लिए दिल लगाना पड़ेगा, किसके साथ, मैथ्स के साथ, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो देख लो मैंने पहले दिन क्या बोला था, एक दिन दो मुझे, है ना। तुमने दिए 1 लेक्चर 2 लेक्चर, तीसरे लेक्चर से तुम्हें लगा अरे आसान है सर अब तो हो जाएगा, और आज कॉन्फिडेंस लेवल, और फिर गारंटी दे रहा हूं मैराथन देख लेना, आग नहीं लगा दी ना, मतलब अल्टीमेट मजा आ जाएगा, मतलब ऐसा जोश में भर के जाओगे ना पेपर में फुल, मतलब 100% कॉन्फिडेंस के साथ। चले आगे, क्या बोलता है, ए और बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटली, ए विंस द गेम्स इफ बी गॉट टोटल ये, और बी जीतेगा अगर टोटल ये। एक बार मैं पढ़ लेता हूं, इफ ए स्टार्ट द गेम, बी के जीतने की। देखो ये बोलता है, देखो पहले के जमाने में कुछ गेम्स होते हैं जैसे ए और बी खेल रहे हैं, ए ने कुछ पासे फेंके है ना, 2 पासे फेंके, उसके पास कुछ टोटल आ गया, फिर बी फेंक रहा है, उसके पास कुछ टोटल आ गया। ये बोलता है ए कब जीतेगा, जब उसका टोटल जो है वो 9 बने, और बी जब जीतेगा जब उनका सम कितना बन जाए 7। अब ए गेम चालू कर रहा है ना, ए गेम चालू कर रहा है, आप बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आप दोनों ही निकाल लेंगे। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको निकालना होगा टोटल 9 कब आएगा, प्रोबेबिलिटी 9 आने की। अगर 2 डाइस आप उछाल रहे हो, उनका टोटल कितने, पहले तो ये बताओ, अगर 2 डाइस आपने उछाली क्या 36 केसेस बनते हैं। अब सम 9 होना चाहिए, तो क्या क्या बन सकता है, 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। क्या इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या, और अगर नहीं बनेगा तो ये 4 और ये कितना आ जाएगा 1/9। सिमिलरली 7 टोटल कितनी बार आएगा, तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, कितने केसेस 6, यानी ये बन जाएगा 6/36 1/6। क्या ये बात आप समझ पाए। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले ए के जीतने की बात करते हैं, फिर बी के, दोनों हो जाएंगे ताकि। ए कब जीतेगा, अब देखो ए चालू कर रहा है गेम, ए अगर चालू कर रहा है, पहला केस ये हो जाए कि ए का टोटल कितना बन जाए 9, तो भाई लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, काम ही खत्म, पहली बार में ए विजेता। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, मानिए ए के पास 9 नहीं आया, ए के पास 9 नहीं आया और मुझे किसको जिताना है, ए को, तो बी के पास क्या नहीं आना चाहिए, आप बोलोगे सर 7 नहीं आना चाहिए, तो बी के पास 7 नहीं आए।
अब वापिस से चांस किसकी आ गई? ए की। अब ए को जीताना है तो वापिस से क्या कर दिया? 9। समझ गए क्या? चलिए, अब आपने बोला सर ये तो 9 आ गया, अगर 9 नहीं आता तो फिर क्या होता? तो फिर से मैं बोलता ए के पास 9 नहीं आया, बी के पास 7 नहीं आया, सी के पास 9, ए के पास 9 नहीं आया, वापिस बी के पास 7 नहीं आना चाहिए, नहीं तो बी जीत जाएगा। अब ए के पास क्या आ जाए? 9 एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती जाएगी। अब बच्चों ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, 9 आना और 7 आना एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, तो भाई यहां पे लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 कितना है? 1/9 प्लस 9 नहीं आना, 9 आने का ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 बार ये कितना हो जाएगा? 8/9। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बार ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5/6। रख दीजिए, इसमें वैल्यू रखते हैं, ये आ जाएगा 9 नहीं आना विच इज 8/9 इंटू 5/6 इंटू 1/9 इंटू 1/9 प्लस अब ये एक और चलेगा 8/9 इंटू 5/6 प्लस इंटू 8/9 इंटू 5/6 इंटू 1/9। अब बच्चों अगर आप देखोगे ये इनफाइनाइट तक सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, इसको पहले सॉल्व कर लो, तो मैं आधी नॉलेज तो यही हो जाएगी। भाई 2 से ये कैंसिल किया 3 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल किया 4 टाइम्स, देख लो, ठीक है। कितना हो गया भाई? ये हो गया 1/9 प्लस 20/27 इंटू 1/9 प्लस, देखो ये भी कितना आ जाएगा? 20/27 का होल स्क्वायर इंटू 1/9 एंड ऐसे चलता जाएगा। क्या ये इनफाइनाइट जीपी बन गई? और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। इसका a है बच्चों 1/9 अपॉन 1 - r कितना है? 20/27। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? क्या इसको सॉल्व कर लोगे? कितना आ जाएगा? 27/9 इंटू 7, भाई ये आ जाएगा 3/7। अब ए के जीतने की अगर 3/7 है तो बी के जीतने की कितनी होगी? 4/7। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/7। क्या समझ में आया? अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों सवाल आते तो हम ऐसे करते, इस सवाल में तो सिर्फ बी का ही पूछा है, तो फिर कैसे करें? तो भाई कुछ नहीं, फिर ये इतना नहीं करते, फिर अपन देखो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस इज इक्वल टू, क्या बोलोगे? ध्यान से देखना, चालू कौन कर रहा है गेम? ए। तो भाई ए के पास क्या नहीं आना चाहिए? 9, क्योंकि ए के पास अगर 9 आ गया तो जीत जाएगा। ए के पास 9 नहीं आए तो बी के पास 7 आ जाए, प्लस 9 नहीं आए, 7 नहीं आए, 9 नहीं आए, अब 7 आ जाए, प्लस ये सीरीज चलती जाएगी। इनफाइनाइट जीपी इसमें भी बनेगी, है ना। देखो ये कितना हो जाएगा? 9 नहीं आया, 9 नहीं आया तो कितना आ जाएगा भाई? 8/9 और 7 आ गया उसका 1/6 प्लस 8/9 5/6 8/9 इंटू 1/6 प्लस, अब ये वाली जो टर्म है ये तो आर है ना, और ये वाली टर्म इसमें ए हो जाएगी। सॉल्व करना, इसका आंसर यही आएगा 4/7। क्लियर है क्या? तो ये सबसे बड़ा जो लेंदी सवाल बन सकता है वो ये है, वन ऑफ देम, ठीक है। चलते हैं आगे, ये रहा। ये एक और स्पेशल टाइप का सवाल है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों में दे रखा है। देखें भाई, ये बोलता है ए और बी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंटली, और ये भी बोल रखा है उनकी प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? 1/2, और बी सॉल्व की कितनी दे रखी है? बी सॉल्व की है 1/3। अच्छा, ए के सॉल्व होने की ये है, तो ए से सॉल्व नहीं हो उसकी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर ये भी 1/2, 1 - 1/2 यही होगा, और बी से भी सॉल्व नहीं हो, बी से सॉल्व नहीं हो, ये कितनी होगी? 2/3। इंडिपेंडेंट है। अब आपको बताना है प्रोबेबली द प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखो दो जने अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो क्या क्या केस हो सकते हैं कि भाई ए से हो जाए, बी से हो जाए, ए से नहीं हो और बी से हो जाए, ए से हो जाए, बी से नहीं हो और दोनों से नहीं हो। ये 4 केस हो सकते हैं, है ना। यही 4 केस आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ बनेगा ही नहीं, और इन चारों का सम भी कितना होगा? 1। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और ये किसके इक्वल आएगा? 1 के। ये किसके इक्वल आ गया? 1 के। अब ध्यान से सुनना, आपको क्या बताना है? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? इस वाले केस में हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी, पर इससे नहीं होगी क्योंकि दोनों के दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब मैं क्या सोच रहा हूं, ये वाला केस जो है वो हटाना है,
तो ये तीनों को ऐड करना है। इससे बढ़िया मैंने क्या किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए से भी सॉल्व नहीं हो और बी से भी सॉल्व नहीं हो। सही बात है क्या? दोनों इंडिपेंडेंट है तो 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन पी ऑफ बी बार, ऐसा हो गया भाई। वैल्यूज डाल दो तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। सही बात है। अगला, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई एग्जैक्टली एक सॉल्व करना चाहिए, तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी। तो इसके केसेस बताइए, इसके केसेस क्या क्या बनेंगे कि भाई ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी बार। सही बात है क्या? तो भाई ए इंटरसेक्शन बी बार ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 1/2। क्लियर है? अब इस टाइप का सवाल तुमसे बन जाएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं। ये रहा, ध्यान से सुनना, ये अब तुम्हें सॉल्व करना है, ये तुम्हें सॉल्व करना है। अब 2 की जगह 4 है, ये आपका होमवर्क है। एग्जैक्टली सेम वही सवाल है। एटमोस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एटमोस्ट वन में एक तो कोई भी नहीं और एक एग्जैक्टली वन वाले, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में बताना इन दोनों का आंसर क्या बन रहा है। ये रहा अगला सवाल, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, बहुत ही बढ़िया। ध्यान से देखना, एक बैग है जिसमें 2n+1 कॉइन्स हैं और n-1 कॉइन्स आर हेड। देखें भाई, 2n+1 कॉइन्स हैं और इसमें से आपके पास जो n-1 कॉइन्स हैं वो कौन से हैं, हैव हेड ऑन बोथ साइड, मतलब डबल हेडेड, हेड जज वाले, दोनों तरफ हेड है। ठीक है, अगला रेस्ट जो है वो फेयर है, हेड टेल वाले रेस्ट। तो भाई बचे कितने, है ना, n-1 निकल गए इसमें से, तो माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, n+2, है ना। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 2n+1। अब ये बोलता है एक कॉइन आप उछालते हो, है ना, बैग में से और उसको टॉस करते हो। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट टॉस रिजल्ट इज हेड। चलिए अब ध्यान से सुनना, देखो 2 चीजें हो रही हैं। आपने इसमें से कॉइन उठाया, अब वो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो डबल हेड हो जाए या फिर वो नॉर्मल कॉइन हो। ठीक है, अगर डबल हेड होगा, प्रोबेबिलिटी की, किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, डबल हेड की, बताना भाई कितनी होगी। तो भाई इसके टोटल कॉइन्स कितने, n-1 अपॉन 2n+1। और फेयर कॉइन जो होता है हेड टेल वाला, है ना, ये फेयर कॉइन है, ये फेयर भी लिख सकते हो इसमें, है ना, फेयर कॉइन। ये बताना भाई इसकी कितनी होगी, n+2 अपॉन 2n+1। ये चीज हो गई। अब इसमें दूसरी चीज मुझे क्या देखनी है कि भाई हेड आना चाहिए। अब मुझे बताओ, एक सिक्का है, दोनों साइड हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हेड फ्रॉम डबल हेड इज इक्वल्स टू 1। और इसमें से हेड, फेयर कॉइन में से, फेयर कॉइन में से हेड आने की कितनी होगी, ये होगी 1/2। अब देखना भाई क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो कॉइन ये वाला हो फिर इसमें से हेड आ जाए, प्लस ये वाला हो और इसमें से आ जाए। तो भाई चालू करते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी डबल हेड हो और फिर इसमें से क्या आ जाए भाई, हेड, प्लस हेड टेल हो, फेयर कॉइन हो और फिर उसमें से क्या आ जाए, हेड। और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 31/42। अब सॉल्व कर लें भाई, कितना आ जाएगा देख लें, 31/42 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी डबल हेड की, ये आ जाएगी n-1 अपॉन 2n+1 इंटू 1 प्लस आ जाएगा भाई n+2 अपॉन 2n+1 इंटू 1/2। देखें भाई एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2n+1, तो भाई यहां पे आ जाएगा 2n-1 प्लस n+2, और ये किसके इक्वल आ गया, 31/42। ये इससे 21 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 21 3n+1 इज इक्वल टू 31 2n+1, ये आ जाएगा 63n प्लस 21 इज इक्वल टू 62n प्लस 31। इसको इधर लाए, n इज इक्वल टू 10, n कितना आ गया, 10। सही बात है क्या? तो भाई कितने कॉइन्स हो गए, 21 कॉइन हो गए और n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है, इजी था सवाल, कर लोगे आप। अगला ये रहा, अब देखना भाई क्या बोल रहा है। ये बोलता है एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप सिक्के को उछालते हो। ठीक है,
इफ द कॉइन शो हेड, टॉस दोबारा से करते हैं, पर अगर टेल है तो आप डाइस उछाल देते हो। ये तो बहुत ही बढ़िया। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाइस शो अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट एटलीस्ट वन टेल हो। ओके, ठीक है, समझ रहा हूं मैं। देखना, आप इसका पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक सिक्के को उछाला तो क्या क्या हो सकता है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है ना। अगर हेड आएगा, टॉस इज डन अगेन, है ना, टॉस को दोबारा उछालोगे तो इसमें फिर से क्या आ जाएगा? हेड टेल, है ना। हेड आ गया तो फिर से क्या आ जाएगा? हेड टेल, एंड सो ऑन चलता जाएगा। पर अगर टेल आ गया तो आप डाइस को उछालोगे। टेल आ गया तो फिर आपने क्या किया? डाइस को उछाल दिया। यहां पे क्या कर दिया? डाइस को उछाल दिया। यहां पे भी डाइस को उछाल दिया और काम खत्म कर दिया। ये भी डाइस को उछाल दिया और ये चलता जाएगा, ऐसा नहीं रुकेगा ये। यहां पे टेल और ये ऐसे चलती जाएगी सीरीज, ठीक है। हाँ, पर टेल आते ही काम खत्म हो जाएगा, आप डाइस को उछाल के छोड़ दोगे। अब नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो भाई प्रोबेबिलिटी, एक डाइस उछालते हो, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। अब नंबर 4 से बड़ा आ जाए, नंबर ग्रेटर देन 4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6 विच इज 1/3 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, है ना। अब सुनना, अब सवाल को समझने की कोशिश करना। ये बोलता है आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता दो उसकी कि आपका नंबर 4 से बड़ा आ जाए, आपका नंबर 4 से बड़ा आ जाए। गिवन क्या है? कि कम से कम एक टेल आ रहा हो, है ना। अब सुनना, पहला केस लिया, मैंने बोला मेरे पास टेल आ गया तो एटलीस्ट वन टेल वाली कंडीशन ही खत्म हो गई। और अब ये आने के बाद क्या कर दें आप? नंबर ग्रेटर देन 4 कर दें, तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 4 अपॉन टेल प्लस, ठीक है, ये वाला केस प्लस। अब दूसरा केस क्या होगा? कि हेड आ जाए, हेड के बाद टेल आए और फिर टेल के बाद नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल और फिर क्या आ जाए? नंबर ग्रेटर देन 4 प्लस ये वाला भी नहीं हुआ तो फिर हेड टेल और नंबर ग्रेटर देन 4, हेड टेल नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। फिर और ये सीक्वेंस जो है वो रुकेगी नहीं, चलती जाएगी, मतलब एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। भाई टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होती है और नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए इसकी 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 1/2 1/2 और 1/3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। बच्चों अगर ध्यान से देखो ये कितना है? 1/6 प्लस इसको अलग करो 1/6 इंटू 1/2 प्लस इसको अलग करो 1/6 इंटू 1/4, इसका अगला आएगा 1/6 इंटू 1/8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। और इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? a अपॉन 1 माइनस r विच इज इक्वल टू 1/6 अपॉन 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 1/3। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? क्या ये क्लियर हो रही है? सवाल थोड़ा लेंदी हो सकता है पर ऐसा नहीं होगा कि तुमसे होगा ही नहीं। चलें आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। ये रहा ए और बी थ्रो गेटिंग अ टोटल ऑफ 10। अब जो मैंने अभी आपको सवाल करवाया था ना, 4 आया था और 7 आया था, है ना, सेम वैसे ये जो भी आया था 9 आया था और 7 आया था, सेम वैसा ही सवाल ये रहा। अब देखना क्या बोलता है, ए और बी पेयर ऑफ डाइस को उछाल रहे हैं और टोटल ऑफ 10 विंस द गेम। अब आपको 10 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो भाई केसेस क्या क्या होंगे? 4 6 5 5 और 6 4, इसके अलावा केसेस नहीं बनेंगे, यानी 3/36 विच इज इक्वल टू 1/12। तो भाई 10 नहीं आए उसकी क्या हो जाएगी? 11/12। अब चालू करते हैं। सबसे पहले भाई चालू कौन कर रहा है? ए चालू कर रहा है, ठीक है, और ए स्टार्ट कर रहा है, तो भाई ए के जीतने की निकाल लेते हैं। तो भाई ए कब जीतेगा? जब डाइस उछाली और 10 आ गया, है ना, 10 आ गया, काम ही खत्म। प्लस अगर 10 नहीं आए तो बी के भी 10 नहीं आना चाहिए, फिर ए के 10 आ जाए, प्लस ए के 10 नहीं आया, बी के 10 नहीं आया, ए के 10 नहीं आया, बी के 10 नहीं आया, अब ए के 10 आ जाए, एंड सो ऑन, ये जीपी चल जाएगी।
अरे ये जीपी का सम निकाल लोगे क्या? तो ए विंस आ जाएगा और 1 माइनस ए विंस करोगे तो क्या आ जाएगा? बी विंस। या बी विंस के लिए अलग भी कर सकते हो। बी विंस के लिए क्या करना? 10 बार इंटरसेक्शन 10 यहां से चालू करना और फिर आपकी चालू हो जाएगी। क्लियर है? इसका रिजल्ट अब तुम आराम से बता सकते हो। अब देखो कुछ बच्चे हैं जो देखो एक आध सवाल अगर मैं कोई होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और उसमें भी अगर कुछ बच्चे हैं बोलते हैं सर नहीं आप ये भी पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो देखो यार बहुत मैं हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि वहां पे पेपर आपको देना है ना, और अगर एक कंसेप्ट के लगातार 2 सवाल में से एक में पूरा सॉल्व करके दूसरे का पूरा कंसेप्ट बता के अगर तुमसे बोल रहा हूं कि भाई इसका फाइनल आंसर बता दो, तो यार इतना इतना तो एक टीचर एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब या तो वो बच्चे नहीं है, स्पैमर्स हैं, है ना, और अगर हैं तो यार तुमसे रिक्वेस्ट है, मतलब मुझे सॉल्व करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, है ना, मैं तो 2 मिनट, पर कुछ कैलकुलेशन पार्ट आप भी तो करें, है ना। ये सोचे अपन कर क्या रहे हैं, क्या टीचर को पेपर देना है, और अगर देना है तो ले जाओ भाई रौनक सर को, रौनक सर तुम्हारे, है ना भाई। रिक्वेस्ट है सिर्फ कि भाई ऐसा मत करो कि लगातार 2, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ कंसेप्ट बता के, है ना, 2 सेम सवाल, एक में से वैल्यू चेंज हुई है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पैटर्न बिल्कुल, और उसको भी पूरा सॉल्व कर दिया अपन ने। बस उसका क्या बोला है भाई, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका फाइनल आंसर निकाल दो। अब तुम बोल रहे हो नहीं सर आप ये भी पूरा एक लास्ट स्टेप तक करो, तो नहीं, रौनक सर को गुस्सा नहीं आएगा। चलते हैं देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 2 स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, एक बाइस थ्योरम का, ठीक है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में छुपा हुआ था, मैं ढूंढ के ले आया। इसने क्या बोला है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांसेस जो है सही करने के वो 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ए करेक्ट इज 1/3, और बी करेक्ट हो जाए उसकी कितनी है 1/4। तो एक गलत सॉल्व करेगा उसकी कितनी होगी ये भी बता दो, है ना। एक गलत सॉल्व कर ले, ए करेक्ट नहीं हो, ये आ जाएगी 2/3, और बी भी करेक्ट नहीं हो, ये कितनी हो जाएगी आपके पास 3/4। ये आधा सवाल यही खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ कॉमन मिस्टेक इज 1/20, प्रोबेबिलिटी मिस्टेक इज कॉमन इज 1/20, ये तीसरी कंडीशन इसने दे रखी है। अब यहां से सवाल चालू होता है, वो बोलता है इन दोनों के आंसर सेम आ गए। ओ सर आंसर सेम हो तो 2 चीजें हो सकती है कि या तो दोनों ने सही कर दी हो या दोनों ने गलती करके कॉमन मिस्टेक निकाल दी हो। समझ रहे हो? जैसे आप और आपका दोस्त दोनों सही प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो आंसर दोनों का मैच हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप और आपके दोस्त ने दोनों ने सेम गलती करी हो और आंसर मैच हो गया हो, है ना भाई। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? सेम आंसर की। अब ये प्रोबेबिलिटी बता दो कि उनका आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट। लिखें भाई, एक इवेंट बना दिया मैंने, ई इवेंट है कि आंसर इज सेम, आंसर क्या आ जाए सेम। अब आंसर सेम कब आएगा सुनना, कि भाई ए भी करेक्ट हो बी भी करेक्ट हो, और अगर दोनों करेक्ट है तो हमेशा मैच करेगा, है ना भाई। आंसर अगर दोनों ने कोई भी सवाल में कोई भी गलती नहीं करी तो आंसर उनका मैच करेगा ही करेगा। तो भाई आंसर सेम होना है तो दोनों करेक्ट करके उनका आंसर हमेशा मैच कर जाएगा। पर अगर ए ने गलती करी है और बी ने भी गलती करी है और क्या कर दिया, उनकी मिस्टेक क्या हो गई कॉमन, मिस्टेक इज कॉमन, तो भाई आंसर फिर भी मैच कर जाएगा। मानिए दोनों ने माइनस की गलती कर दी तो दोनों का आंसर -1 आ जाएगा, है ना। 1 आ रहा होता तो -1 आ जाता, ये चीज वो बोल रहा है। तो भाई ये निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/4, 1/3 इंटू 1/4 प्लस 2/3 इंटू 3/4 इंटू 1/20। ये वैल्यू अपन को गिवन है, सॉल्व कर लो यार, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 1/12 प्लस 6/12 इंटू 1/20, ये चीज आ गई। पर ये सवाल ये नहीं बोल रहा, अरे सवाल तो ये बोल रहा है कि भाई ये बता दो उनका आंसर सही है। तो भाई प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट, आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। एक सेकेंड, आंसर इज करेक्ट गिवन दैट
इवेंट क्या हो रहा हो, आंसर सेम आ रहा हो, तो भाई अब तो बना लो इसको, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा तुमसे। क्या करोगे, आंसर करेक्ट इंटरसेक्शन ई, मतलब कौन सा वाला पार्ट, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट विच इज 1/3 इंटू 1/4 अपॉन टोटल, दिस इज ई 1/12 प्लस 6/12 इंटू 1/20, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। देखो 1/12 कैंसिल हो गया, 1/12 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 6/20 विच इज इक्वल टू 20/26 और 10/13 क्या हो जाएगा इसका आंसर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत छुप के बैठा था ये सवाल, आपको मैं फिर से समझा देता हूं, आने के चांसेस हैं, अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल की तरफ चलता है ये सवाल आने के बिल्कुल चांसेस है, पहली बार करोगे तो अटक जाओगे, इसलिए यहां पे समझ के जाना। देखो सवाल में ये बोल रहा था उन दोनों के आंसर्स कॉमन है, आंसर्स क्या है, दोनों के सेम है, अब आप ये बता दो कि उनके आंसर सही होने चाहिए। अब आंसर सेम तब आ सकते हैं या तो दोनों ने सही किया हो या फिर दोनों ने गलत किया हो। अब दोनों ने सही किया हो तो हमेशा मैच करेगा, पर अगर दोनों ने गलती किया हो और कॉमन मिस्टेक किया हो तो भी मैच कर जाएगा। तो ये दो केसेस अपने पास हो गए, पर उसको क्या निकालना था, आंसर सही होना चाहिए था। 22 थ्योरम याद करो, वही चीज मैंने लगाई है, वही चीज इसमें लगाइए, कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। 3 पर्सन है, एक जॉब मैनेजर की जॉब के लिए प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते हैं, उनके चांसेस हैं बच्चों 1:2:9, 1:2:4। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता सकते हो यहां से कितना होगा, है ना भाई, इन तीनों का सम बताओ, 4 5 6 7, तो 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो 2/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बता दो कितना होगा 4/7। चलिए अब उन्होंने चांसेस सिलेक्शन के ये रहे, अब द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू इंप्रूव प्रॉफिट, ये है। ओके, काम ही खत्म हो गया। देखना भाई, ए है, बी है और सी है, ये मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उनके चांस सेलेक्ट होने के ये गिवन है। अब वो क्या बोलते हैं, कोई इंट्रोड्यूस करते हैं चेंज, जैसे मानिए कुछ खराबी है, अब अपनी कंपनी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने चेंजेस बताए, है ना, इसके चेंज करने का प्रोबेबिलिटी ए चेंज इज 0.8 है, इसका बी चेंज का कितना है, ये है 0.5 है, और सी के चेंज करने का कितना है, सी चेंजेस का 0.3 है। ठीक है, ये से मैंने अभी एक रफ फिगर इसका बना दिया। इफ द चेंजेस डस नॉट टेक प्लेस, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ सी। ओके, इसने पिक्चर में बना दी खतरनाक सस्पेंस। देखो अगर तुम्हें कॉमन सवाल करने हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक, वो मैंने वन शॉट में ले लिए हैं, जिसमें सारे एनसीईआरटी के, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं, 22 थ्योरम के बेहतरीन सवाल। देखना अब इसने क्या पिक्चर में एक खतरनाक चीज कर दी, इसने ये बोला चेंज नहीं हो रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा है। अब मुझे ये बता दो कि वो अपॉइंटमेंट ऑफ सी की वजह से अगर चेंज हो रहा होता तो फिर तो ये सवाल बहुत आसान था, फिर तो क्या करते, फिर ये करते कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई इसकी वजह से चेंज हुआ हो अपॉन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, चेंज नहीं हो रहा है, अब चेंज कब नहीं होगा उसके ऊपर फोकस करो। ए का अपॉइंटमेंट हुआ हो और ए ने चेंज नहीं किया हो तब नहीं होगा, या फिर बी का अपॉइंटमेंट हुआ हो, बी में चेंज नहीं किया हो, या फिर सी ने अपॉइंट हुआ हो और सी ने चेंज नहीं किया हो। ये 3 केस हो सकते हैं। अपन को कौन से वाले पे फोकस करना है, चेंज तो नहीं हुआ, आपको बताना है वो अपॉइंटमेंट ऑफ सी की वजह से हुआ है। अच्छा मुझे बताओ बी की वजह से चेंज होने का ये है, तो बी की वजह से ए चेंजेस नहीं हो, ए के अपॉइंटमेंट के बाद चेंजेस नहीं हुआ हो, ये क्या 0.2 हो जाएगा। बी के अपॉइंटमेंट के बाद चेंज नहीं किया हो, बी ने चेंज नहीं किया हो, क्या ये 0.5 हो जाएगा, और सी ने चेंज नहीं किया हो, क्या ये आपके पास 0.7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब हो गई पिक्चर क्लियर, अब पिक्चर क्लियर हो गई। क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, और वो किसकी वजह से, सी के अपॉइंटमेंट की वजह से। तो क्या कर दोगे, ऊपर लिख दोगे, है ना भाई, ऊपर क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी सी ने चेंज नहीं किया अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए ने चेंज नहीं किया होगा, प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी ने चेंज नहीं किया होगा, है ना, प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी ने चेंज नहीं किया, नहीं किया। ये 3 केस हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, मैं सॉल्व कर लेता हूं, 1/7 इंटू, एक सेकेंड, सी का आएगा 4/7, इसको सॉल्व कर लें, 4/7 इंटू 0.7 अपॉन 4/7 इंटू 0.7 प्लस 2/7 इंटू, सी ने चेंज नहीं किया हो, बी ने चेंज नहीं किया हो, 0.5 प्लस 1/7 और ए ने चेंज नहीं किया हो, ये आ जाएगा 0.2। अरे अब सॉल्व हो जाएगा क्या तुमसे? हाँ भाई, ये 7 तो काट देना, तो आ जाएगा 0.28 अपॉन 0.28 प्लस 0.1, ये 1 ही आ गया, ये तो कितना आ गया 1 प्लस 0.2, तो 0.28 अपॉन 1.48। सॉल्व कर लें, इसका आंसर फाइनल आ जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, अब बताओ मेंस से कम है क्या? है एनसीईआरटी इन सवालों को देखकर बोल रहे हैं कि हमारी बुक मेंस से कम है क्या? चलिए आगे चलते हैं। बेहतरीन सवाल था, मजेदार सवाल था, कुछ सिखाने को मिला। अब अगला सवाल ये रहा, एक बैग है जिसमें 3 रेड, अब ये कॉमन सवाल आ गए, 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। 2 balls आर सेलेक्टेड एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 balls आप निकाल लेते हैं, इसमें से 2 balls आपने निकाल ली। अब ये बोल रहा है इफ द सेकेंड बॉल सेलेक्टेड हैपन्स टू बी रेड, प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल सेलेक्टेड इज ऑल्सो रेड। ओके, ध्यान से सुनना, आप इसमें से 2 बॉलें निकाल रहे हैं। अरे भाई, अगर 2 बॉलें निकाल रहे हो तो क्या क्या हो सकता है कि दोनों की दोनों रेड हो, है ना, या फिर क्या हो, रेड ब्लैक हो, या फिर पहली ब्लैक दूसरी रेड हो और ये दोनों ब्लैक हो। क्या इसके अलावा कोई केस हो सकता है? अब ये क्या बोलता है कि भाई इफ द सेकेंड बॉल्स इज टू बी रेड, सेकेंड बॉल भाई क्या है, रेड है। ये वाले केसेस तो लेने ही नहीं है। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहली वाली भी रेड हो, है ना। तो क्या करोगे, दोनों रेड हो, गिवन दैट दोनों रेड हो, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ब्लैक और रेड हो, ठीक है भाई। जो पहली वाली है ना, दूसरी वाली जो है वो रेड हो गई, अब पहली वाली भी रेड हो, तो दिस अपॉन टोटल, है ना, दिस अपॉन टोटल। तो क्या कर दोगे भाई, दोनों रेड होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, आपने इसमें से पहली बॉल निकाली, वो रेड होने की कितनी हो जाएगी, 3/10। अब बॉल को रखी नहीं है, तो अब 2 रेड बच गई और 7 ये है, तो इसका हो जाएगा 2/9 अपॉन 3/10 इंटू 2/9 प्लस, अब समझना पहली ब्लैक है विच इज 7/10, अब वो रखी नहीं है, तो भाई कितनी आ जाएगी, 3/9। तो भाई ये कितना हो गया, 6/6 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 6/27 विच इज इक्वल टू 2/9। क्लियर है? चले आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले सवाल की। एक सेकेंड, ये रहा अगला सवाल, ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, एक बैग है, वाइल बैग बी ये है, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बी एंड ट्रांसफर टू। यार ये सारे ना एग्जाम्पलर के सवाल है ना। देखो मौका मिला है मुझे करवाने का, ठीक है। हाँ थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि समझ में ही ना आए, ठीक है। थोड़ा सा अपना लेवल अपन बढ़ा के चलें, कभी बाई चांस पेपर अगर मुश्किल आ गया, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत आ जाती है। चलिए, अब भाई पहला बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल है, ये ए बैग है ना। और बी बैग में क्या बोल रहा है, 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल जो है वो आप बैग ए से बैग बी में ट्रांसफर कर देते हैं, एक बॉल, ठीक है। एंड 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दिस, इफ द बॉल फाउंड टू बी रेड। ओके, ये तो हो गया, सवाल ही हो गया। देखना क्या बोलता है, आपके पास ये कंडीशन है, आपने एक बॉल निकाल के इसमें से इसमें रख दी। अब जब आपने इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दी, अब आप क्या करते हो, बी में से एक बॉल निकालते हो और बॉल क्या निकल जाती है, रेड। तो आपको ये बताना है ए में से आपने रेड बॉल रखी थी। अब 2 केस, वही सेम सवाल, अब इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है।
इस वाले में और उसमें कुछ, इसमें बस ये चेंज हो जाएगा कि जब आप इसमें से इसमें निकालोगे तो फिर रेड भी पिक्चर में आ जाएगी। तो देखना, केस 1 ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, प्लस केस 2 क्या होगा? केस 2 होगा जो ट्रांसफर्ड बॉल है ये क्या हो जाएगी आपके पास? ब्लैक। ये दो केस मैंने ले लिए, ठीक है। अब यहां से एक बॉल इसमें से रेड रख रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/5, और इसकी कितनी होगी? 2/5, है ना भाई, ब्लैक निकालने की 2/5। अब अगर रेड इसमें से इसमें तुमने रख दी तो अब पिक्चर क्या बन जाएगी कि भाई 3 रेड और 3 ब्लैक, पर अगर ये रखी है तो 2 रेड और 4 ब्लैक। ये दो केस आपके पास बन चुके हैं, ठीक है। अब ये टोटल केसेस बन गए। अब ध्यान से सुनना, ये क्या बोलता है? अब इफ द बॉल फाउंड टू बी रेड, अब आप इसमें से एक बॉल निकालते हैं, ये सेकंड बैग है, इसमें से एक बॉल निकालते हैं, वो रेड है। आपको बताना है कि वो बॉल जो बैग ए से इसमें रखी थी वो रेड है। अब भाई इसमें से रेड आनी चाहिए, तो इसमें से प्रोबेबिलिटी रेड फ्रॉम सेकंड बैग या बी बैग कितनी होगी? 2/6। और इसमें से कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी रेड फ्रॉम बी बैग इज 3/6। अब करें सॉल्व, है ना। ये पूरी सिचुएशन बन गई। अपन को किसके ऊपर फोकस करना है? पहले वाले में से रेड आनी चाहिए। तो अब सेकंड वाली में से रेड निकल गई, है ना। अब प्रोबेबिलिटी बॉल ट्रांसफर्ड इज रेड, बेसिकली यही निकालना है। ए में से रेड निकली हो तभी तो बॉल ट्रांसफर्ड इज रेड, गिवन दैट रेड फ्रॉम बैग बी। ये यार ये मुश्किल सवाल है, मैं फिर बता रहा हूं, है ना। ये सारे जितने, देखो आसान सवाल करने वन शॉट कर लेना, वहां पे मैंने सारे जितने इंक्लूड हो सकते थे वो ले लिए, पर ये भी तो करवाने पड़ेंगे। कभी बाई चांस आ गए तो तुम फिर नीचे कमेंट में लिखोगे रौनक सर ने जो पढ़ाया वो तो आया ही नहीं, है ना। और रौनक सर ऐसा नहीं करेंगे, मैं वो नहीं चाहते कि देखो इस पता है ये थोड़ी मुश्किल चीजें पढ़ाने से बच्चा एकदम से सेटिस्फाइड नहीं रहता है ना। पर आप इनको कंसेप्ट को अगर समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल, है ना। इतने अपन वो नहीं है कि अगर 12 साल से कोई पेपर्स अपन सॉल्व करते आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, ठीक है। तो साथ मिलेगा तुम्हारा, बता दो हाँ भाई। ऐसा तो नहीं कि अरे यार ये रौनक सर तो क्या करवाने लग गए आजकल, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ चलें आगे, देखना ध्यान से सुनना। अपन को निकालना था बॉल ट्रांसफर इज रेड गिवन दैट सेकंड में से रेड निकली हो। तो भाई सेकंड वाले में से अब बॉल ट्रांसफर रेड यानी फेवरेबल ये है और टोटल ये और ये है। तो भाई ये आ जाएगा 3/6 इंटू 3/6 इंटू 3/5 अपॉन 3/6 इंटू 3/5 प्लस 2/5 इंटू 2/6। 6 इंटू 5 कैंसिल हो गया, 9/9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9/13। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे चलते हैं। ये रहा, ये आ गया वो बिल्कुल बेसिक सवाल। देखना क्या बोलता है। 3 मशीन है E1 E2 E3, E1 E2 और E3, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाती है और ये प्रोड्यूस करती है 50%। 50% को 1/2 लिख लेते हैं, 25% यानी 1/4 और ये भी हो जाएगा 1/4। अब ये बोलता है डेली आउटपुट, इट इज नोन दैट 4% ऑफ द बॉल प्रोड्यूस आर डिफेक्टिव। अब भाई डिफेक्टिव आना चाहिए, E1 से डिफेक्टिव बन गया। ये कितना है? 4% यानी 4/100 देख लो, है ना, काम ही खत्म हो जाएगा। और 5% 4% एंड E2, अच्छा E1 और E2 से दोनों से, ओके E2 का डिफेक्टिव, ये भी 4/10। और E3 से 5% बनता है। E3 से अगर डिफेक्टिव है वो कितना है? 5% यानी 5/100। अब आपको क्या बोल रहा है? आपको बोला है एक बल्ब उठाया है और ये डिफेक्टिव हो जाना चाहिए, तो हो गया काम खत्म, है ना। इफ वन बल्ब इज पक्ड एट रैंडम, तो ये इसमें तो बेसिकली क्या करोगे कि भाई E1 को लिया और इसमें से डिफेक्टिव ले ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकालना है पहले तो मुझे, है ना। भाई ये डिफेक्टिव कितना हो जाएगा कि भाई E1 को सेलेक्ट किया और
प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आ जाए किस में से, E1 में से, प्लस E2 को सेलेक्ट किया और फिर डिफेक्टिव आ जाए E2 में से, प्लस E3 को सेलेक्ट किया और फिर डिफेक्टिव आ जाए E3 में से। तो भाई सॉल्व कर लो यार, ये तो हो गया 1/2 इंटू 4/100 प्लस 1/4 इंटू 4/100 प्लस 1/4 इंटू 5/100। देखो एलसीएम आ गया 400, है ना, तो ये 200, 8 और 4 12, 12 और 5 17, है ना। अब इसको मैं 22 में भी बना सकता था, मैंने बोला मुझे पता है डिफेक्टिव है, भाई ये बता दो बी में से निकलाओ, तो क्या करोगे, ये तो नीचे और ऊपर ये वाला। कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या 4/17 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। बी में से भाई डिफेक्टिव आ गया, ये मुझे पता है, वो बी में से आए वो बता देना, ठीक है। 4/17 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आपको बताना है। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये रहा, ये बोलता है 30% 40%, ये सेम वही है, आउट ऑफ देयर आउटपुट डिफेक्टिव है, एक बॉल्ट निकाला डिफेक्टिव है। अब ये वही है, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर फ्रॉम बी, तो भाई बी में से नहीं होगा तो कहां से होगा, ए और सी में से, ठीक है। तो भाई देखें अब ये वापस से वही कंडीशन बोल दी, ए है, बी है और सी है। अब भाई इसने बोला ये 30% है यानी 3/10 है, 5/10 है और 2/10 है ना, परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया। और आउटपुट इसका डिफेक्टिव फ्रॉम ए इज इक्वल्स टू कितना है 3/100। बी से डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव फ्रॉम बी इज 4/100 और सी का डिफेक्टिव हो, सी का डिफेक्टिव हो, ये कितना हो जाएगा 1/100। अब आपको क्या बोला गया है कि भाई जो निकाला है वो डिफेक्टिव है, ये तो मुझे पता है, तो निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, निकाल लो पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डिफेक्टिव फ्रॉम ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड डिफेक्टिव फ्रॉम बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड डिफेक्टिव फ्रॉम सी। ये तो काम खत्म हो गया डिफेक्टिव का। 3/10 इंटू 3/100 प्लस 5/10 इंटू 4/100 प्लस 2/10 इंटू 1/100। अरे सबका एलसीएम 1000 आ गया क्या, और ऊपर बताओ भाई कितना आ रहा है, 9 और 2 11, 31, कितना आ गया 31। अब सुनना, और यहीं पर पिक्चर खत्म नहीं हुई। ये बोलता है डिफेक्टिव है, ये मुझे पता है, अब वो बी में से नहीं होना चाहिए, है ना। अब बी में से नहीं होगा तो किस किस में से होगा, ए और सी में से। तो ऊपर कौन कौन आएगा, ये और ये अपॉन ये। क्लियर है, कर लोगे इसे तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं बता देता हूं 9 2 11/31। क्लियर है क्या, बेसिक सवाल नहीं है, सब में कुछ ना कुछ नया यूनिक मैं लेकर आया हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें कंसेप्ट सिखा सकूं। अगला सवाल ये रहा, अ गर्ल ड्रॉ डाई, अच्छा डाइस उछालते हो, 5 और 6 आता है, ही टॉसेस 3 coins, okay, and note the number of head. If she gets this, 2 कॉइन उछालती हो and note the number. If she obtain exactly 2 head, probability that ये गजब। देखते हैं भाई, ध्यान से सुनना भाई। एक लड़की ने क्या किया, डाइस उछाली। अब डाइस उछाली तो 5 और 6 आ रहा है, या फिर 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 और 4 ये आ रहा है, ठीक है। ये एक पिक्चर खत्म हो गई, एक डाइस को उछालने पे या तो 1 2 3 4 आएगा, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई 4/6, और इसके आने की कितनी है 2/6। पर ये बोलती है कि अगर 5 और 6 आ रहा है, मैं रुकूंगी नहीं, मैं अब क्या करूंगा, मैं करूंगी 3 सिक्के उछालूंगी और उनके नंबर ऑफ हेड नोट कर लूंगी। अच्छा 3 सिक्के अगर तुम उछाल रहे हो तो कंडीशन क्या क्या बनेगी, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये 4 केस हो गए। तो तीसरा HTT है ना, THT और TTH 7, और आखिरी TTT। पर अगर, है ना, ये तो इतना सा काम हो गया ये 5 6 आने पे। पर अब ये बोलती है कि अगर मेरे पास 5 6 आए तो मैं 3 सिक्के उछालूंगी, और 1 2 3 4 आए तो 2 सिक्के उछालोगे तो HH HT TH और TT, ये केस आपके पास बन जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, अब ये बोल रही है कि उसके पास एग्जैक्टली 2 हेड आए, तो या तो वो यहां से आ सकता है या फिर यहां से। तो प्रोबेबिलिटी 2 हेड क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं,
कि भाई या तो उसके पास 5-6 आया हो, क्या क्या आया हो, 5-6, और फिर इसमें से 2 हेड आए हो। जब 5-6 आया हो, प्लस आपके पास क्या आया हो, 1 2 3 4, और फिर इसमें से जब ये बना हो तो इसमें से 2 हेड बन गए हो। क्या इसके अलावा कोई केस बन सकता है? अब भाई इसको तो सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 2/6 इंटू, अब इसमें से 2 हेड कितने में बन रहे हैं बता सकते हो? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये 1 2 3 केसेस में बन रहे हैं, यानी 3/8 प्लस 4/6, इसमें से 2 हेड 1/4 बन रहे हैं। क्लियर है क्या? तो ये इससे कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, ताकि इसका एलसीएम आप 24 ले सके, और ऊपर कितना आ गया, 7। अब उसको ये पता है 2 हेड आ गए हैं, अब ये बताना है कि 1 2 3 4 से आए हो, तो क्या करोगे, दिस अपॉन दिस कर लोगे। तो इसका आंसर बताना, क्या इसका आंसर आपके पास है ना, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख ही देता हूं, है ना, ये 24 है, 4/7 आ रहा है क्या, बताना मुझे, ठीक है, 4/7 इसका आंसर आ रहा है क्या। चलें आगे, चलें, तो 22 थ्योरम तुम्हें समझ में आने लग गई। अब देखें, 3 कॉइन है, एक डबल हेडेड है HH, है ना, दूसरा कॉइन कौन सा है, अनदर इज बाइस्ड है, तो एक हेड टेल होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको बोल रखा है 75%, बाइस्ड कॉइन, अच्छा हेड आने की 75 यानी 3/4 है, तो टेल आने की कितनी होगी, 1/4 है ना, भाई उसने कुछ घपले कर दिए उसमें, है ना, कुछ लगा दिया, तो अब जब उछालता है तो ज्यादा हेड आता है एज कंपेरिजन टू टेल। एंड द थर्ड इज बाइस्ड कॉइन, फिर से ये B1 हो गया, ठीक है, और ये B2 हो गया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, B2 में 40% टेल आए तो 40% है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 4/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 6/10, ठीक है, ऐसा कुछ है। अच्छा, ये इसमें तो हेड आने की 1 हो जाएगी और टेल आने की कितनी हो जाएगी, 0, ये हो गया। अब ये बोलता है वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस, और वो हेड आ गया। अब हेड आ गया, प्रोबेबिलिटी हेड, है ना, तो भाई क्या हो सकता है, या तो डबल हेड दे दो और फिर हेड आ जाए, प्लस B1 वाला हो, बाइस्ड वाला, और फिर इसमें से हेड आ जाए, है ना, इसमें से क्या आ जाए, हेड, या फिर B2 वाला हो और फिर इसमें से क्या आ जाए, हेड। तो भाई इसको तो लिख लो, ये आ जाएगा, 3 कॉइन थे, तो भाई इसको लेने का 1/3, इसको लेने का 1/3, इसको लेने का 1/3, तो 1/3 इंटू ना भाई, ये वाला कॉइन आया इसकी 1, क्योंकि 3 सिक्के, एक सिक्का उछाया, ये आया तो 1/3, और इसमें से हेड आए वो 1, ये आ जाएगा 1/3, इसमें से हेड आए वो 3/4, प्लस 1/3 इंटू 6/10। अब ये बोलता है दैट इट वॉज ये, तो भाई क्या आ जाएगा, दिस अपॉन टोटल। क्लियर है क्या, कर लोगे, आंसर बताना इसका आंसर मेरे हिसाब से आएगा, देखो 1/3 तो गया, तो 1/1 प्लस 3/4 प्लस 6/10। क्लियर है, 40 से मल्टीप्लाई कर दो या 20 से कर दो, 20 से क्या, तो 20/20 प्लस 15 प्लस 12, तो 20/47, ये रहा इसका आंसर। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा, अब कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड इज, भाई एक कार्ड आप क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, रिमेनिंग पत्तों में से 2 कार्ड आपने उछाले और दोनों हार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज हार्ट। पहले तो दिल के पत्ते कितने होते हैं, 13, है ना, तो भाई अब सुनना, हार्ट कितने होते हैं, 13। अब भाई 2 केसेस हो सकते हैं, जो पत्ता आपका खोया हो वो हार्ट हो, मिसिंग कार्ड इज हार्ट, दूसरा मिसिंग कार्ड क्या हो, इज नॉट हार्ट, ये हो सकता है क्या। अच्छा, हार्ट अगर 13 होते हैं तो 13/52 यानी इसकी आने की 1/4 और इसकी आने की कितनी आ जाएगी, 3/4। ये काम अपन को समझ में आ गया। अब ये बोलता है
आप क्या करते हैं, इसमें से 2 पत्ते उठाते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर कार्ड हार्ट वाला मिस हुआ है तो अब अपने पास केसेस क्या है, 12 टू हार्ट और 39 अदर्स। और इस वाले केस में 13 हार्ट, और अगर 13 हार्ट आप ले रहे हैं तो बचे हुए कितने, मिसिंग कार्ड इज नॉट 38 अदर्स। ठीक है, ये केस है। ठीक है, अब ये बोलता है दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, फाउंड टू बी हार्ट, दोनों के दोनों हार्ट आने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी 2 हार्ट 12C2 अपॉन 51C2। ठीक है, और इसका क्या होगा, दोनों हार्ट आ जाए, विच इज 13C2 अपॉन 51C2। अब देखें, अब पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी आपको। भाई कार्ड जो है या तो वो हार्ट होगा, दिल का होगा, या फिर दिल का नहीं होगा। अगर दिल का हुआ तो भाई ये केस बनेगा, है ना, भाई वो गुम गया तो ये केस बन गया। अब इसमें से 2 हार्ट निकल जाए, वो ये। अगर वो दिल का नहीं होगा तो ये केस बनेगा, इसमें से अब 2 हार्ट निकालने का ये। अब ये बोलता है फाइंड दैट द मिसिंग कार्ड टू बी हार्ट। अब आपने एक जो निकाला है हार्ट है, वो ये निकल चुका है। अब वो मिसिंग कार्ड जो है वो हार्ट होना चाहिए। तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस, क्या कर दोगे भाई, ये कर दोगे 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 15। भाई इसको सॉल्व मत करना है ना, भाई ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2। ये 51C2 तो गया, 4 भी गया, तो 12C2 इसको लिख लो 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 2 अपॉन, अब खोल लो 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 13 इंटू 12 डिवाइड बाय 2। ये 2 भी गया और ये 12 भी गया, ओ हो ये तो सब गया। तो 11 अपॉन 11 प्लस 39 विच इज इक्वल टू 11/50। ये फिर से एग्जाम्पलर का बेहतरीन सवाल। अब कुछ भी पूछे तुमसे होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर तुमने वन शॉट और ये कंप्लीट कर लिया, कोई मुश्किल सवाल नहीं होगा जो तुमसे नहीं बन पाएगा। चलें आगे, ये रहा अगला सवाल। एक बैग है जिसके अंदर आपके पास 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा बैग है जिसके अंदर 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन। तो भाई ये बैग ए बोल देते हैं, है ना, और इस बैग को मैंने बी बोल दिया। अब इनमें से कोई भी एक बैग सेलेक्ट करते हो तो ए को सेलेक्ट करने का कितना होगा 1/2, और सिमिलरली बी बैग को भी सेलेक्ट करने का कितना है 1/2, क्योंकि किसी के ऊपर कोई फेवर नहीं है। अब बैग को आप सेलेक्ट कर चुके हो, ठीक है, अब इसमें से 2 बॉल निकालते हो विदाउट रिप्लेसमेंट विच आर फाउंड टू बी रेड। प्रोबेबिलिटी रेड 2 रेड फ्रॉम ए बैग। भाई इसमें से 2 रेड आए विच इज 4C2 अपॉन कितना हो जाएगा 8C2, है ना, 4C2 अपॉन 8C2। और प्रोबेबिलिटी 2 रेड हो किसमें से, बी बैग में से, ये कितनी हो जाएगी 2C2 अपॉन 8C2। ये हो गया। अब ये बोलता है दोनों रेड हैं, है ना, अब आपको बताना है वो बैग ए में से। तो क्या करोगे, अब तो ये सॉल्व भी हो गया भाई। 1/2 इंटू 4C2 अपॉन 8C2 अपॉन 1/2 इंटू 4C2 अपॉन 8C2। अब देखो वो मुश्किल सवाल किए ना, तो ये आसान वाले तो कितने आसानी से तुमसे लग रहे हैं। ये 1/2 तो सब में से कैंसिल, 8C2 भी सब में से कैंसिल। 4C2 कितना होता है 4 इंटू 3 12/2 6 अपॉन 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6/7। ये इसका फाइनल आंसर। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? चलें आगे चलते हैं। अगला ये रहा, सपोज 2 कार्ड्स आर। अब देखो ये लास्ट टॉपिक है इसका, 22 थ्योरम के जो मुश्किल आसान सवाल कर चुके थे, मुश्किल सवाल भी आज सारे कर लिए, ठीक है। अब लास्ट है ये रैंडम वेरिएबल और ये वाले जो कंसेप्ट हैं इसके सवाल सुनना। ये सवाल बोल रहा है 2 कार्ड्स आप फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स निकालते हैं, एसेस आने चाहिए, ठीक है। बच्चों देखना ध्यान से सुनना, 2 कार्ड्स आप उछाल रहे हैं, 2 कार्ड्स आप निकाल रहे हैं, तो क्या क्या केस हो सकते हैं? या तो दोनों रेड हो, दोनों एस हो, या फिर एक एस हो, या फिर एक भी नहीं हो। ये 3 केस हो सकते हैं। इसमें बनती है टेबल, सीधे बना लो टेबल बना लो। एक तो लिख लेना x, एक लिख लेना x और एक लिख लेना px। x 0 1 और 2। अब आप बोलोगे सर ये 0 1 2 क्या है? बच्चों x है नंबर ऑफ एसेस,
जो कार्ड्स आपने निकाले हैं, है ना, कितने निकाले हैं? 2, उसमें कितने एसेस हो? एक्स, है ना, जैसे 0 है मतलब एक भी एस ना हो। अब ध्यान से सुनना, पी एक्स निकालते हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो पी ऑफ एक्स क्या होगा? ध्यान से सुनिए, पी ऑफ एक्स क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा, एस होते कितने? 4, 4 में से एक भी नहीं होना चाहिए, है ना भाई, बेसिकली 4 तो एस होते हैं और 48 अदर्स होते हैं। अब दो कार्ड्स आप निकाल रहे हो, उसमें से एक भी एस ना हो, तो भाई ये क्या बन जाएगा? 48C2, 48C2 अपॉन 52C2 विच इज 48 इंटू 47 डिवाइड बाई 2 अपॉन 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। ये कैंसिल कर दो यार, है ना, ये कैंसिल कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसका वैल्यू आ जाएगा। सेकेंड क्या बोल रहा है? जब x इज इक्वल टू कितना हो? 1। जब x इज इक्वल टू 1 हो तो px कितना हो जाएगा? px इज इक्वल टू, भाई अब अगर x 1 है मतलब एक ऐसे और एक क्या है? दूसरा कार्ड है ना। अब एक एस और एक दूसरा कार्ड है तो भाई टोटल सुनिए क्या क्या बन सकता है। या तो सुनना, पहला कार्ड जो निकाला वो एस हो तो भाई वो हो गया 4/52, है ना। अब अगर पहला एस होगा तो कितने कार्ड बच गए? 51, और दूसरा क्या होना चाहिए? अदर, तभी तो एक ही बनेगा, तो वो हो जाएंगे 48 प्लस पहला वाला अगर एस नहीं हुआ तो अदर हो, तो भाई ये हो जाएगा 48/52 प्लस मल्टीप्लाई 4/51। भाई ये तो सॉल्व कर लेना, आपका जो भी वैल्यू आ जाए। अब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब दोनों के दोनों x एस होने चाहिए, तो भाई 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51, बस इसको सॉल्व करना है, आपका ये आंसर आ गया। तो भाई द वैल्यू ऑफ EX बताना है, ठीक है। अब ये क्या बला है, ध्यान से देखें, EX मतलब बेसिकली EX क्या बोल रही है? X है नंबर ऑफ ईयर, तो EX बताना है, तो भाई समीशन x और px निकाल लेना, बस टेबल बना लो, उससे बात तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। लिख लो इसे लिख लो। कर लोगे ना, मीन निकाल लोगे, EX मतलब मीन, है ना। क्या होता है फॉर्मूला? समीशन x इंटू px। तो भाई जीरो वाला तो निकालना ही नहीं है, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी, ये सॉल्व हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क दिए, आपको k का वैल्यू बताना है। बच्चों एक और चीज है, जो px होता है ना उसका सम कितना होता है? 1। समीशन px कितना होता है? 1। इसका मतलब आप बोलेंगे सर 5/k प्लस 7/k प्लस 9/k प्लस 11/k एंड दिस इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो k, तो भाई कितना हो गया? 20 और 12 32 इज इक्वल टू 1, तो k कितना आ गया? 32। ये एक नंबर में अगर कोई सवाल पूछे तो पूछ सकता है आसानी से, ठीक है। इसका मीन भी पूछ सकता है, फिर 4 नंबर में पूछेगा तो k निकल गया, अब समीशन x इंटू px करोगे, मीन भी निकल जाएगा। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा, एक कॉइन है सो दैट हेड इज 2 टाइम्स एज लाइकली अकर टू ये, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है, और दोनों का सम भी बच्चों 1 होता है ना। ph प्लस pt कितना होता है? 1। तो यहां से p ऑफ h आपका निकल जाएगा 2/3 और p ऑफ t कितना निकल जाएगा? 1/3। ये अपना आधा सवाल हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? इफ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को आप 2 बार उछालते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये। अब तो ये सवाल आसान हो गया, 2 बार उछाल रहे हो, सेम वही कंसेप्ट है यार, है ना। वो इस x और px हो गया, है ना भाई। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया? 2, है ना। अब 0 है मतलब 0 टेल है, और 0 टेल है तो भाई क्या करोगे बताओ? कितने कॉइन्स उछाले? कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अब 2 बार आप सिक्के को उछाल रहे हो, HH HT TH और TT। देखें भाई, अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है ना? 0 का मतलब एक भी टेल नहीं है, और अगर एक भी टेल नहीं है तो आपके पास कौन कौन आ जाएगा, है ना भाई। एक भी टेल नहीं है तो ये 3 केस आ जाएंगे। सेकेंड, x इज इक्वल टू 1 मतलब, रुको ना मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। और तीसरे वाले में आपको क्या करना है? x इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 में तो आपके पास ये आ जाएगा, है ना,
और 1 में ये आ जाएगा और 0 में ये आ जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू 0 में ये आ जाएगा, तो हो जाएगा ना, ये तो 4/9 हो गया। ये तो आसान सवाल था यार, है ना, हेड टेल 2/3 2 ये भी 4/9 हो गया और ये 1/9 हो गया, तो इजी सवाल था। इसका मीन निकाल लोगे x इंटू पी एक्स करके, कितना आ जाएगा, हाँ कितना, 6 और 4 10/9 10/9 मल्टीप्लाई करना है समीशन x इंटू पी एक्स, तो 0 इंटू 4/9 प्लस 1 इंटू 4/9 प्लस 2 इंटू 1/3, तो ये तो सॉल्व होके 10/9। चलिए अगला सवाल ये रहा, अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट जिनकी एजेस ये हैं, ओके, वन इज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एंड सच ए मैनर दैट ईच हैज द सेम चांसेस ऑफ बीइंग चूजन। एक्स जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड करते हैं, हो गया है तो, अरे यार ये तो आसान सवाल है भाई, अब तो ये टेबल बनाओगे तो सीधे सीधे देखना भाई, यहां पे अपन ने x लिख दिया, अब देखो एज क्या क्या है, 14 है ना, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है। 14 वाले कितने बच्चे हैं, 14 वाले 1 2 2 बच्चे, 15 16 17 18 19 और 20। 15 वाले 1 1 है, 16 1 और 2 2, 17 1 2 3, कितने हैं 3, हो गए, तो सॉल्व हो जाएगा ना, इजी है। तो 18 वाले कुछ अलग था पर, है ना, 18 वाला 1 है ये, ठीक है, 18 वाला, 14 वाले ले चुके हैं ना अपन, खत्म करो इसको, तो हो गया ना। 19 वाले कितने, 19 वाला 1 और 1 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 20 वाले 20 वाला 1 2 3 3, अच्छा 21 वाला भी 1, 21 वाले कितने हैं 1, है ना, 21 वाला 1 लगा दो 1, टोटल कितने हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15। तो भाई px निकाल सकते हो आप, px कितना आ जाएगा 2/15, है ना भाई, 15 से डिवाइड कर दो, 1/15, ये कितना हो जाएगा 2/15 3/15, है ना। ये तो बस अब सिंपल आपको सॉल्व करते जाना है और लिखते जाना है, तो मीन क्या हो जाएगा x इंटू पी एक्स, सॉल्व हो गया, क्लियर है, तो ये हो जाएगा ही। तो कुछ नया सवाल था, ठीक है, चलें आगे चलते हैं, अगला, ओके खत्म। तो भाई आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल था, है ना, उसका लाने का रीजन था क्योंकि इस चैप्टर से मुश्किल सवाल भी बन सकते हैं 22 थ्योरम से, ठीक है, पर अगर तुम ढंग से करोगे तुम्हें बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, ये सवाल लगाने के बाद एक बार एनसीईआरटी लगा लेना या फिर वो वन शॉट लगा देना जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सवाल अपन ने इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, है ना, तब तक के लिए ओके बाय, ग्रेट, मिलते हैं, इससे पॉजिटिव इससे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू हमेशा आपकी हर एक जो भी गुहार है वो सुनी जाएगी। जैसे आपने कहा था सर मैथ्स का पहले चालू कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, वो चालू कर दिया गया। और अभी भी कोई दिक्कत हो वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, इससे पॉजिटिव इससे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।